नमस्कार, सबका हिसाब होगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और आज सबसे पहले मुद्दा आपके सामने रख देती हूं। आज बात खात्म अल अनबिया की करेंगे, जहां पेंटागन यानी कि ईरान अमेरिका तनाव पर है। दरअसल पिछले 2 महीनों से अधिक समय से जारी ये तनाव अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक जिद्दी शासक के जिद का नतीजा आज ये निकल रहा है कि ना तो उसके राज्य की जनता खुश है और ना ही दुनिया में शांति स्थापित हो रही है। दरअसल हम बात यहां अमेरिका और ट्रंप की नीतियों की कर रहे हैं, जिसके जिद्दीपन का आलम अब ये हो गया है अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसे समझने के लिए आपको कुछ तथ्यों पर नजर डालना होगा। सबसे पहले हथियारों पर बात करते हैं। 28 फरवरी 2024 को शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिकी सेना ने ईरान पर भारी बमबारी की। 1000 से ज्यादा टॉमहोक क्रूज मिसाइलें, पेट्रियट इंटरसेप्टर और गाइडेड मिसाइल दागी गई। असर क्या हुआ? पेंटागन का एडवांस मिसाइल स्टॉक लगभग अब आधा खाली हो गया है। व्हाइट हाउस को इन खाली पड़े हथियारों के गोदामों को दोबारा भरने के लिए अमेरिकी कांग्रेस से $80 अरब से कम $100 अरब के भारी भरकम बजट की मांग करनी पड़ी। और इस बीच ईरान जंग का सीधा असर ताइवान की सुरक्षा पर भी पड़ा है, जो पहले से ही चीन के निशाने पर है। दरअसल पेंटागन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका ने ताइवान को दी जाने वाली $14 अरब की हथियार सप्लाई पर फिलहाल पॉज लगा दिया है, ब्रेक। इसके पीछे अमेरिका का तर्क है कि उसे यह घातक मिसाइल ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को सुरक्षित रखने के लिए चाहिए। पहले अपनी लड़ाई लड़ ले, फिर ताइवान की रक्षा कर लेंगे। हालांकि ताइवान के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये चीन को रोकने के लिए इन अमेरिकी हथियारों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन ट्रंप की ओर से उसे झूठी सांत्वना मिली। और इस बीच एक समय था जब खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर का दबदबा रहता था। लेकिन इस भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान के बाद अमेरिका को मजबूरन अपनी रणनीति चेंज करनी पड़ गई। युद्ध के मैदान में गतिरोध पैदा होने के बाद अमेरिका अपनी नेवी और धीरे धीरे नेवी को पीछे हटाना शुरू कर दिया, सीमित कर दिया, दायरा बहुत ही ज्यादा लिमिटेड कर दिया, ताकि एक अंतहीन युद्ध से बचा जा सके, एसिमेट्रिक वॉर से, गुरिल्ला वॉर से बचा जा सके। इस मजबूरी ने दोनों देशों को पाकिस्तान और ओमान की मध्यस्थता से सीज फायर और डील की मेज पर लाकर खड़ा किया। लेकिन सीज फायर की शर्तों के तहत अमेरिका को अब इकोनॉमिक तौर पर और युद्ध के मोर्चे पर झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान की बात करें, ईरान इस बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक उसे फ्रीज किए गए एसेट्स, जो करीब $25 अरब या उससे अधिक है, उसको अनलॉक नहीं किया जाता, तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा। इसके अलावा उसने ट्रंप के सामने साफ साफ शब्दों में कहा है, शर्त रखी है कि जब तक उसे युद्ध में भारी नुकसान की भरपाई और एनरिच्ड यूरेनियम पर लिखित गारंटी नहीं मिल जाती, तब तक वो अमेरिका के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल इस बीच ये कि जिस युद्ध में अमेरिका के खजाने को भारी भरकम घाटा सहना पड़ रहा है, वो क्या ईरान के हुए नुकसान की भरपाई कर पाएगा? और इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, इसी पर आधारित कि आखिर ट्रंप क्या एक भंवर में फंस गए। देखिए, ईरान पर वार, फिर समझौते की क्यों दरकार? ईरान से ट्रंप टकराए, फिर डील पर क्यों आए? ट्रंप का वार बेकार, अमेरिका को हुआ भारी नुकसान।
पहले मिसाइल, फिर मिन्नत, ट्रंप की नीति पर सवाल। युद्ध से समझौते तक आखिर कब होगा ट्रंप का हिसाब? तो रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त हालात मिडिल ईस्ट में क्या बने हुए हैं वो भी आपने देखा। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है वो जल्दी से आपके सामने रख देती हूं। सवाल यह है कि ईरान के साथ जारी इस महासंकट में आखिर ट्रंप के हाथ लगा क्या? सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी, ये जंगी बेड़ा खत्म होने की कगार पर आने की स्थिति, और क्या कुछ हाथ लगा? क्या पॉजिटिव रहा, क्या नेगेटिव रहा, और क्या बैकलैश डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को झेलना पड़ रहा है? इसी पर बड़ी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा दूं आपका मेहमानों से। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर हमारे साथ कनेक्ट है, साथ ही ग्रुप कैप्टन श्याम कुमार सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित शर्मा विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना असलम ईरान मामलों के जानकार, साथ ही अहमर मस्तखान साहब पत्रकार अमेरिका से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रश्न पहला मैं दीवान सर आप ही से कर लेती हूँ। युद्ध की शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था एपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया है, न जाने कौन सा एक कमजोर नब्ज जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की पता कर ली है, क्योंकि ऐसा तो नहीं दुश्मनी अभी की है, सालों सालों से चली आ रही दुश्मनी है। अब एकाएक ऐसा हमला किया गया 28 फरवरी, वो तारीख इतिहास में लिखी जाएगी। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि हमला तो किया लेकिन आंकलन कर नहीं पाए, शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि अंदर खाने कुछ बड़ा पकड़ा, ईरान ने कुछ रखा होगा जवाब में देने के लिए। और अभी तस्वीर यह है कि चाहे टोमाहॉक मिसाइल हो, चाहे गाइडेड मिसाइल्स हो, चाहे ड्रोन्स हो, हर चीज में इस वक्त बैकलैश झेलना पड़ रहा है। और अब तो स्थिति आन पड़ी कि अब पैसे वापस से बजट एलोकेट करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं रितु जी। आपने वेनेजुला की मस्ती में, वेनेजुला की खुमारी में इन्होंने अटैक कर दिया और ट्रम्प के उस पे, नेतन्याहू के बहकावे पे सऊदी ने भी फोर्स किया इनको। अब 8 अप्रैल को इन्होंने सीज फायर डिक्लेयर किया था पहला, 28 फरवरी के बाद। और 28 फरवरी के पहले भी इतने हाई मूड में थे वो, जो बातचीत चल रही थी ईरान के साथ वो भी तोड़ दी इन्होंने, और तोड़ के यहाँ आगे अटैक कर दिया। अटैक के बाद इनकी तो इतनी मिसाइलें, इंटरसेप्टर मिसाइल्स, टोमाहॉक मिसाइल्स, पेट्रियट मिसाइल, सारी उनकी खत्म हो गई। अब उसकी आंकलन है कि 1 से 4 साल लगेगा उसको रिप्लेनिश करने में। तो फंस गए हैं। और 14 मई को फिर गए वहां पे चाइना में, कुछ रिस्पांस पॉजिटिव मिला नहीं, रशिया से भी मिला नहीं। और उसी 40 दिन के अंदर अभी जखीरा ईरान ने अपना तो 40% और बढ़ा लिया है। और जो रिपेयर कर लिए अंडरग्राउंड लॉन्चर्स वगैरह उनके, तो उनको भी निकलना है। इन किन प्रकार ने यहाँ से निकलना है कि दुनिया में भी उनकी धज पिट रही है और आवाम भी उनकी, डोमेस्टिक भी इतनी अपोजिशन है, कोई फायरिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या क्या हो रहा है। उनके खुद के सेनेटर्स उनके अगेंस्ट हो रहे हैं, रिपब्लिकन्स भी। अब उन्होंने कुछ और नया से चलाया है जो टॉपिक नहीं है अभी, एंटी वायलेंस फंड। खैर, तो सवाल ये है, पर मेरे को ये लग रहा है रितु जी, इस टाइम अभी जो हो रहा है, अभी तो ये हो रहा है, ऐसा लगता है कि 14 पॉइंट छोड़ दीजिए, जो ईरान ने भी 14 पॉइंट लिख के दिए, अमेरिका ने भी 14 पॉइंट लिख के दिए। मेन मुद्दे मेरी समझ में अगर सुलझ जाए, 2 है। अगर वो सुलझ जाते तो चीज कहीं लाइन पे आ सकती है। पहला मुद्दा होर्मुज खोले तो, और दूसरा मुद्दा ईरान अपनी न्यूक्लियर की जो असेट्स हैं, 440 किलो जो उनके पास यूरेनियम है, वो वापस करे। तो उसमें क्या है, जो मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि ईरान अपना वर्चस्व छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ईरान ने तो कह दिया है हम इन मिसाइल से, जो हमारी माइंस हैं, जो हमारे बारूद सुरंगें हैं, वो हटा रहे हैं हम। तो हटाते हटाते तो मैं आपको बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सुरंगें फूट जाती कभी कभी। अभी फौज में हमारे और भी साथी बैठे बताएंगे आपको, तो वो कहेंगे जी हम तो चीज मैंने रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। नहीं नहीं, तो पर मैं ये प्रश्न करना चाहती हूँ। श्याम सर भी आज कनेक्ट है। श्याम सर वेलकम आपका। और प्रश्न आपसे मेरा ये कि अगर सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को जंग करनी ही थी, 1000+ टोमाहॉक मिसाइल उन्होंने दागी, ड्रोन्स किए, अनगाइडेड मिसाइल्स ईरान की तरफ भेजी, वो अलग तस्वीर थी।
अगर डील करनी ही थी तो 1000+ टॉमहॉक मिसाइल्स भेजे क्यों? डील ही कर लेते, बात ही कर लेते। नमस्कार रितु, जय हिंद, शनो वरुणा। देखिए, ट्रंप को अगर हम इतनी आसानी से समझ जाएं या अमेरिका को ही हम अगर समझ जाएं तो फिर अमेरिका अमेरिका नहीं रह जाएगा जी। यहां से हम शुरुआत करें कि मिसाइलों के खेप, उनका कॉस्ट एनालिसिस, मोरल, एथिकल, सुपर पावर, दादागिरी क्यों आया गल्फ के पानी में, ये सब प्रश्न एक तरफ और आके क्या कर रहा है ये दूसरी तरफ, और दोनों को बात करेंगे तो लंबा खिंच जाएगा। सिर्फ इतनी बात करते हैं कि वो आके वहां क्या कर रहा है। और आपका प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्यों, 40 दिनों के बाद, एनिहिलेशन के बाद वॉर बंद क्यों? तो मान के चलिए अमेरिका इस बार गल्फ की पानी में पूरी तैयारी से आया है, और दोबारा मैं कह दूं ये तैयारी ट्रंप की नहीं, बाइडेन और लॉर्ड ऑस्टिन की है, जो 21 से 25 तक की सरकार में थे, जिन्होंने अफगानिस्तान से विड्रॉल किया, एक नई मिलिट्री डॉक्ट्रिन बनाई जिसका नाम है अमेरिका किसी कंट्री में जाके अब ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म नहीं लड़ेगा, उनके सफाया नहीं करेगा, कहीं भी जाके रुकेगा नहीं, टैंक तोप कहीं नहीं ले जाएगा, चाहे वो नाटो को फटकारे, नाटो से विड्रॉ करे, चाहे वो कहे कि यूक्रेन से हम सप्लाई बंद करेंगे, अपने आप संभालो, चाहे वो वेनेजुएला से किसी को उठा ले या कल को क्यूबा से उठा ले। इसको कहते हैं मिशन मोड डिप्लॉयमेंट, जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन में बड़ा परिवर्तन लाया गया है अमेरिका के बाइडेन के द्वारा। ट्रंप उसकी लाइन टोक कर रहे हैं। अगर इस बात को हम समझ लेंगे तो अगर दूसरा प्रेसिडेंट भी आता तो करीब करीब कुछ ना कुछ जो 4 साल से सेंट्रल कमांड में हो रहा था, जो इजराइल और यूएई का इंटीग्रेशन यूरोपियन कमांड से जंगे सिर्फ धरातल पर थोड़ी लड़ी जाती है। आजकल की तो मॉडर्न वॉरफेयर में हवा से भी लड़ाई होती है, समुद्र में भी लड़ाई होती है, जमीन पर भी होती है, और एक लड़ाई मानसिक रूप से जो डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं वो भी तो है। मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है दूर से लड़ना, मिशन के लिए लड़ना और चुप हो जाना। भले आप कहें कि ट्रंप घुटनों पे आ गया, हार गया, ये सब कहानी अलग, ये तरीका है मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट का। और अगर आप सोचो कि पूरे एयर डिफेंस को सप्रेस करके किसी कंट्री से किसी के राष्ट्रपति को निकाला जा सकता है, सर्च एंड रेस्क्यू में 100 किलोमीटर जाके पायलट्स को निकाला जा सकता है, तो किसी भी दिन चाहे अमेरिका तो वो माइट रखता है, वो बहुत कुछ ईरान पे कर सकता है, लेकिन कैलिब्रेटेड डेलिब्रेटेड रिस्पॉन्स के साथ जुगलर वेन पकड़ के, देर करके, डिले करके, ब्लॉकेट लगा के, विश्व का ध्यान आकर्षित करके दूसरी तरह की लड़ाई लड़ना चाहता है, ताकि कल को थू थू उतना ना करें लोग जितना ऑलरेडी कर रहे हैं। आप बोलते रहो अमेरिका को कि सुपर दादा आ गया, जबरदस्ती कर दी, ईरान को मार दिया। ईरान हमारा पड़ोसी रहा है, हम उसके साथ संवेदनशील रहते हैं। मैं उसकी बात दुर्व्यवहार से नहीं कह रहा, मैं ग्राउंड रियलिटीज कह रहा हूं। आप देखिए ये MH-60 हेलीकॉप्टर जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये क्या कर रहा है? ये ग्राहम क्लंकन से रात को आके माइंड्स क्लियर कर रहा है। हाँ, ये रोहित सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित सर, इसी पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ट्रम्प डॉक्ट्रिन कहीं फेल तो नहीं हो गई है? अमेरिका का जो डेटरेंस था वो तो हम देख रहे हैं, ठीक है, काम कर रहा है अपनी पेस के साथ, लेकिन ट्रम्प डॉक्ट्रिन तो फेल हो गई है। आइए मारिए दबादब और खत्म कर दीजिए, सिविलाइजेशंस खत्म कर दीजिए। देखिए, इन्होंने जो ब्लिट्जक्रीग टेक्निक अपनाई थी मदुरो के लिए, उससे इनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई। इनको लग रहा था कि हम ईरान को भी फेल दें। ईरान को भी ये बात पता थी, चाइना को भी पता थी, रशिया को भी पता थी। इन्होंने इतने हथियार दे दिए, इतना उसको काउंटर कर दिया कि इनकी ये टेक्निक ईरान में फेल गई। ट्रंप का पहले स्टेटमेंट जो थे वो कि 4 दिन में जीत जाएंगे, 4 महीने हो गए, जीते तो कभी नहीं। तो ट्रंप की हालत ये है कि ट्रंप एक ऐसी वॉर में घुस गए जिसमें वो घुसना नहीं चाहते थे, स्टार्टिंग में तो नहीं घुसना। ये घुसे किस लिए? नेतन्याहू की वजह से। अब नेतन्याहू साहब हैं, वो तो अपना काम कर गए, फंस गए ट्रंप की जो कैबिनेट है वो इस मूड में नहीं। समझ नहीं पाई मैं। नेतन्याहू ने तो वो कह रहा है अभी भी मेरे मंसूबे पूरे नहीं हुए, हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं हुआ, हमास अभी ऐसे ही है, हूती अभी ऐसे ही है। कौन सा मिशन कंप्लीट हुआ?
नेतन्याहू लेबनान में घुसना चाहते थे, अंदर तक लेतानी रिवर तक पहुंच गए, वो उनकी काम हो गया। उन्होंने हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं किया, लेकिन उन्होंने पूरे गाजा पे अपना कब्जा बना लिया, पूरे पैलेस्टीन पे अपना कब्जा बना लिया। नेतन्याहू को चाहिए था कि ईरान वीक हो जाए, वो वीक हो गया। ओके अब मिशन ये है, अब प्रॉब्लम कहाँ है? ये जो आपके सामने पीस डॉक्यूमेंट आएगा, ये भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सिर्फ कागज रह जाएगा, क्योंकि ईरान को पता है कि इन कंट्रीज ने मेरे ऊपर हमला कराया था, ठीक है। और इन कंट्रीज को पता है कि ईरान भूला नहीं, ये दोबारा फायर होगी। जब तक ईरान में पूरी रिजीम न चेंज हो जाए, तब तक ये झगड़ा रहेगा, ये लड़ाई रहेगी। ईरान जो स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज से $1 मिलियन पर शिप की टोल पे बात कर रहा है, वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए ही है। और हिस्ट्री बताती है कि ऐसा कंट्री रिकंस्ट्रक्शन के नाम पे अपने हथियार बनाता है, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो ये तो आप कह रहे हमास की कुल बात कर मिलाकर लीजिए। के एक कड़ी जो थी, एक कमजोर नब्ज नेतन्याहू ने पकड़ी, डोनाल्ड ट्रंप के उस नब्ज के ऊपर पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में नचा दिया एक तरह से सुपर पावर को। तो एक चीज होती है, जैसे कभी यहूदी लॉबी, आप जेरेड कुशनर भी यहूदी हैं, नेतन्याहू भी यहूदी। आपको 1996 का वाक्य बता, यही नेतन आप गूगल पे सर्च मारिएगा, मिलेगा। बल्कि आप इतना लिखेंगे क्लिंटन मीटिंग 1996, वो तभी मिल जाएगा। नेतन्याहू क्लिंटन से मिलने गए, उनके ऑफिस में, ओवल ऑफिस में बात। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।